गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे नेपाल की। नेपाल में बालिन शाह सरकार आने के बाद एक बार फिर से चीन ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। चीन के नेपाल में राजदूत झांग माओमिंग ने बालिन शाह सरकार में गृह मंत्री सुधान गुरुंग से सोमवार को मुलाकात की। नेपाल के गृह मंत्रालय में हुई इस अहम बैठक के बाद गृह मंत्री सुधान गुरुंग ने ऐलान किया कि उनका देश एक चीन नीति का पालन करता है। सुधान गुरुंग ने यह भी कहा कि नेपाली ज़मीन का इस्तेमाल चीन के खिलाफ गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। नेपाली गृहमंत्री ने कहा कि बालिन शाह सरकार देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बालिन शाह जब से पीएम बने हैं वह यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नेपाल की नई सरकार भारत और चीन में किसी एक तरफा पक्ष में नहीं है। बालिन शाह भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। नेपाली गृहमंत्री और चीनी राजदूत के बीच मुलाकात के दौरान नेपाल में बिना वीज़ा पकड़े गए चीनी नागरिकों को वापस करने पर भी बात हुई। गुरुंग ने चीनी राजदूत से अपील की कि चीन की मदद से नेपाल में चल रहे प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने चीन से अनुरोध किया कि वह नेपाल चीन रेलवे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए। नेपाली गृहमंत्री ने कहा कि चीन द्विपक्षीय व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए। अभी नेपाल और चीन के बीच सीमा पर व्यापार में कई तरह की बाधाएं आ रही हैं। दोनों ही पक्षों ने कहा कि नेपाल चीन सीमा पर प्रावधानों पर नियंत्रण के लिए मिलकर काम किया जाएगा। चीनी पक्ष ने इस पर सकारात्मक जवाब दिया, कहा कि वह नेपाली सुरक्षा एजेंसियों की क्षमता को बढ़ाने के लिए तैयार है। नेपाली गृहमंत्री ने तोतापानी के रास्ते सीमा पार व्यापार के बंद होने पर चिंता जताई। चीनी राजदूत ने सफाई दी कि सीमाई इलाके में कोई बाधा नहीं है। उन्होंने दावा किया कि व्यापार में बाधा की खबरें भ्रामक है। चीन को सता रहा भारत और अमेरिका की जासूसी कर रहा है। बता दें कि चीन को डर सताता रहता है कि नेपाल में रह रहे तिब्बती शरणार्थी या भारत में रह रहे तिब्बती चीन में अवैध तरीके से घुसपैठ करके वहां देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। चीन को लगता है कि भारतीय या अमेरिकी खुफिया एजेंसियां तिब्बतियों का इस्तेमाल कर सकती है। इसी वजह से चीन सरकार लगातार नेपाल पर दबाव डालती है कि वो विदेशों में रह रहे तिब्बतियों को वीज़ा नहीं दे। नेपाल की पूर्ववर्ती केपी ओली सरकार ने चीन से बहुत करीबी रिश्ते रखे थे। अब बालिन शाह इसे बदलना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो भारत, चीन या अमेरिका किसी के करीबी नहीं बनेंगे। बालिन शाह भारत आने वाले, लेकिन वो इस बार शर्तों के साथ आ रहे हैं ताकि दोनों देशों में ठोस तरीके से विवादित मुद्दों पर आगे बढ़ा जाए। ये बात करें डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस कदम का मकसद ईरानी जहाज़ों की आवाजाही रोकना है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि वो जहाज़ जो ईरान को टोल चुका रहे हैं उन्हें पकड़ा जाए, चाहे वो किसी भी देश के हैं। चीन जा रहे एक जहाज़ ने ट्रंप की चेतावनी को ताक पर रखते हुए हॉर्मुज़ पार कर लिया और हमारी जानकारी के मुताबिक अमेरिकी सेना ने उसे नहीं रोका है। लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए दुनिया के देश आएँ और ईरान से झगड़ा करें। हालांकि दुनिया के ज़्यादातर देशों ने ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई से साफ इनकार कर दिया है। इसके बजाय अपने ऊर्जा कार्गो को सुरक्षित करने के लिए कई देश स्वतंत्र रूप से कदम उठा रहे हैं। जैसे भारत और चीन जैसे देश सीधे ईरानी लीडरशिप से बात करें। लेकिन इस नाकाबंदी के जरिए ट्रंप शायद कई अन्य देशों को भी मध्य पूर्व के संकट में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट एक संकरा समुद्री मार्ग है जिसका एक हिस्सा करीब 33 किलोमीटर चौड़ा है। युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया के कुल तेल व्यापार का 20% हिस्सा इसी रास्ते से होता था। खाड़ी देश जैसे सऊदी, यूएई, कतर और खुद ईरान भी इसी रास्ते से अपने एनर्जी का निर्यात करते हैं। भारत, चीन समेत एशिया के करीब करीब सभी देश इस समुद्री रास्ते पर ऊर्जा आपूर्ति के लिए निर्भर हैं। भारत का 90% एलपीजी आयात भी ईरान और ओमान के बीच मौजूद इसी संकरे जलमार्ग से होकर गुजरता है। ईरानी हमलों में अभी तक 24 जहाज़ों को नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने सोमवार को साफ किया कि ये नाकेबंदी सिर्फ ईरानी बंदरगाहों में प्रवेश करने या उसके बाहर निकलने वाले सभी देशों के जहाज़ों पर बिना किसी भेदभाव के लागू की जाएगी और उन देशों के जहाज़ों की आवाजाही की आज़ादी सुनिश्चित की जाएगी जो ईरान के अलावा दूसरे बंदरगाहों से आ जा रहे हैं। रॉयटर्स ने भी बताया कि नाकेबंदी शुरू होने से पहले ही तेल के टैंकरों ने एक बार फिर जल संधि से दूर रहना शुरू कर दिया है। ट्रंप के हॉर्मुज़ की नाकेबंदी के फैसले के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। ट्रंप का यह फैसला नाटो और अपने सहयोगियों से गुस्सा होने की वजह से है। वो तेल का दाम बढ़ाकर अपने सहयोगियों को सजा देना चाहते हैं। अमेरिका के हर सहयोगी ने हॉर्मुज़ में हाथ डालने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने हॉर्मुज़ की सुरक्षा के लिए एक संयुक्त नौसैनिक टास्क फोर्स बनाने की अपील की थी, जिससे उनके नाटो सहयोगी ने ही सिरे से खारिज कर दिया है, क्योंकि भारत और चीन जैसे दूसरे देशों ने दूसरा रास्ता अपनाया है। उदाहरण के लिए चीन और भारत ने अपने जहाज़ों को सुरक्षित गुजरने के लिए सीधे ईरान के साथ तालमेल बिठाया है। चीन प्रतिबंधों से बचने के जटिल नेटवर्क के जरिए रोजाना लगभग 1.5 से 1.6 मिलियन बैरल तेल आयात करता रहा। चीन को ईरान के हॉर्मुज़ टोल से भी फायदा हुआ, जिसमें अमेरिकी डॉलर के बजाय चीनी मुद्रा युआन में भुगतान स्वीकार किया जा रहा है। भारत ने तेहरान के साथ द्विपक्षीय समझौते किए हैं ताकि उसके टैंकरों को वहां से गुजरने की अनुमति मिल सके। भारत और ईरान के नेताओं के बीच कई राउंड की बात हुई है। जापान और दक्षिण कोरिया ने भी यही किया है। ऐसे में एक तरफा रूप से नाकाबंदी लागू करके ट्रंप इन देशों को और दुनिया भर के ऊर्जा उपभोक्ताओं को युद्ध में घसीटने की भी कोशिश कर रहे हैं।
इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सोमवार को कहा कि दबाव चाहे जितना भी हो, ब्रिटेन को न तो ईरान के साथ युद्ध में घसीटा जाएगा, न ही वो होर्मुज जलदम्बू मध्य की नाकेबंदी में शामिल होगा। जापान और ब्रिटेन ने भी यही रुख अपनाया है कि वो होर्मुज जलदम्बू मध्य को सुरक्षित करने के प्रयासों में हिस्सा लेने को तैयार है, लेकिन वे ऐसा तभी करेंगे जब लड़ाई खत्म हो जाएगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी सोमवार को ट्वीट करके साफ कर दिया है कि फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर ऐसे देशों का एक सम्मेलन आयोजित करेंगे जो ईरान युद्ध में शामिल देशों से पूरी तरह अलग होंगे, ताकि एक बहुराष्ट्रीय मिशन के जरिए होर्मुज जलदम्बू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाज़ों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने जंग की बात को साफ खारिज करते हुए डिप्लोमेसी के जरिए ऐसा करने की बात कही है, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका अब अकेला और होर्मुज में फंसा नजर आ रहा है। अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच एक रक्षा सौदा होने वाला है, जिसका सीधा निशाना चीन होगा। इंडोनेशिया अमेरिका को अपने एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच बैठक हुई है। ये रक्षा सौदा सीधे तौर पर चीन के मलक्का स्टेट टेंशन से जुड़ी है। मलक्का स्टेट मलय प्रायद्वीप यानी मलेशिया और इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा के बीच स्थित है। यह हिंद महासागर, अंडमान सागर को प्रशांत महासागर, दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। इसकी लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है, लेकिन इसकी चौड़ाई कुछ जगहों पर 3 किलोमीटर से भी कम है। चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ ने 20 साल पहले चीन को इसके बारे में चेतावनी दी थी। 2003 में तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति ने मलक्का दुविधा नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि दूसरी ताकतें मलक्का को ब्लॉक कर चीन की इकोनॉमी को ठप कर सकती है। उनका इशारा भारत और अमेरिका को लेकर था। चीन अपना तेल का ज़्यादातर हिस्सा और गैस आज भी मलक्का के रास्ते से ही मंगाता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अगर इंडोनेशिया के एयरस्पेस को लेकर समझौता कर रहे हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट जेम्स थ्रोन ने लिखा है कि अमेरिका ने इंडोनेशिया के साथ अपने रक्षा संबंधों को हमेशा से प्रमुख रक्षा साझेदारी की तरह कूटनीतिक शब्दों में पेश किया है, लेकिन गहराई से देखने में पता चलता है कि अमेरिका का मकसद कुछ और है। इसका मकसद इंडोनेशिया को और उसके जरिए अमेरिका और उसके सहयोगियों को हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के बीच होने वाली हर हलचल की कई ज़्यादा विस्तृत और स्पष्ट तस्वीर उपलब्ध कराना है। संकट के समय अमेरिका मलक्का को पूरी तरह से ब्लॉक कर चीन को घुटनों पर ला सकता है। यह अमेरिका की खुद को फिर से नौसैनिक शक्ति स्थापित करने की कोशिश है। खाड़ी देशों और अफ्रीका से आने वाले तेल समुद्री रास्ते से ही चीन तक पहुंचता है। इसका सबसे छोटा और सबसे सस्ता रास्ता भारत के पास से होकर मलक्का और इंडोनेशिया के आसपास के जलदम्बू मध्य से गुजरता है, या फिर से ये रास्ता उन क्षेत्रों से होकर गुजरता है जहाँ अमेरिकी नौसेना वर्षों से अपने सहयोगियों के साथ मौजूद है। यहाँ से यूएस नेवी चीन जाने वाले जहाज़ों पर नज़र रखती है। ऐसा कर चीन का पर एक अदृश्य दबाव बनाया जाता है, जिसका उपाय वो आज तक नहीं तलाश पाया है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर समुद्री रास्तों को हथियार बना दिया है। एक सदी से भी पहले अल्फ्रेड थियर महान ने तर्क दिया था कि समुद्री शक्ति, नौसेना के बेड़े, समुद्री मार्ग के संकरे नाके और समुद्री व्यापार ही दुनिया की महान शक्तियों का भविष्य तय करेंगे। ट्रंप का इंडोनेशिया वाला कदम पूरी तरह से उसी सिद्धांत पर आधारित है। जमीन पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करने के बजाय वाशिंगटन उस समुद्री मार्गों और जलदम्बू मध्यों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, जिसके रास्ते चीन की आर्थिक जीवन रेखा बहती है। बीजिंग ने पिछले 2 दशकों में इस जाल से निकलने की बहुत कोशिश की है। इसके लिए उसने मध्य एशिया रूस में पाइपलाइन बिछाई, म्यांमार के रास्ते एक गलियारा बनाया और ग्वादर से लेकर जिबूती तक बंदरगाहों की एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स तैयार की। फिर भी वो मलक्का की दुविधा से पार नहीं पाया। तेल और गैस के निर्यात के लिए ज़मीनी रास्ते बहुत कम इस्तेमाल होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा महंगा भी होता है। चीन की ज़्यादातर ऊर्जा आज भी टैंकरों के जरिए आती है और दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री रास्तों से ही गुजरती है। यही वजह है कि इंडोनेशिया इतना ज़्यादा अहम है। ये राष्ट्रपति ट्रंप का एक और दावा है जिसे चीन निश्चित तौर पर परेशान होगा। यह जलदम्बू मध्य हिंद महासागर को पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है। कुल तेल प्रवाह का 30% हिस्सा है, जो होर्मुज से भी बड़ा है। असल में यह मुख्य रास्ता है जिसके जरिए चीन और जापान को अपना तेल और एलएनजी मिलता है। चीन के 80% तेल आयात इसी जलदम्बू मध्य से होकर गुजरते हैं। भारत का लगभग 55% व्यापार मलक्का, जलदम्बू मध्य और सिंगापुर से होकर गुजरता है, जिसे एसओएमएस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चीन के लिए चिंता की बात यह है कि इस जलदम्बू मध्य का मुहाना अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण छोर के बेहद करीब खुलता है। पोर्ट ब्लेयर से मलक्का जलदम्बू तक पहुंचने में जहाज़ों 24 घंटे से भी कम समय लगता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैंपबेल बे में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी सैन्य हवाई स्टेशन आईएनएस बाज भारत को इस जलदम्बू मध्य के पश्चिमी मार्गों पर नजर रखने की क्षमता प्रदान करता है। वास्तव में यह ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का एक केंद्रीय हिस्सा है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक के मुहाने पर भारत की रणनीतिक उपस्थिति को और भी मजबूत करेगा। भारत के निकोबार द्वीप समूह एक ऐसे विमानवाहक पोत की तरह है जिन्हें डुबाया नहीं जा सकता। भारत की यहाँ जबरदस्त हवाई और नौसैनिक परमाणु पनडुब्बी शक्ति मौजूद है। अगर भविष्य में ट्रंप कोई भी कदम उठाने की योजना बनाते हैं तो इस वजह से भारत की भूमिका बेहद अहम हो जाती है।
Please do like, share, and subscribe this channel of mine, news, views, and analysis by Prakash.